हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक विधा का आरंभ। हिंदी नाटक साहित्य का आरंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले सांस्कृतिक और प्राकृतिक में समृद्ध नाटक परंपरा थी, लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग में ही संभव हो सका। मध्यकाल में रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ा। ये लोक नाटक मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। 17वीं से 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए जो ब्रज भाषा में थे, जैसे प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक व विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। इनमें आनंद रघुनंदन को हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। कथोपकथन, अंक विभाजन, रंग संकेत आदि के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। इस दौर के सभी नाटकों पर सांस्कृतिक नाटक साहित्य की छाप नजर आती है। इनकी विषय वस्तु धार्मिक व पौराणिक है। इनके संवाद पदात्मक है। श्रृंगार इनकी मूल प्रवृत्ति है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर कंपनियां अस्तित्व में आ चुकी थी। इनका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न नाटकों द्वारा जनता का मनोरंजन करना था। इनके नाटकों के कथा कथनक कभी रामायण महाभारत से, कभी पारसी प्रेम कथाओं से और कभी अंग्रेजी नाटकों हेमलेट, रोमियो जूलियट आदि से लिए जाते थे। इनमें चिक्काने नृत्य, स्थान स्थान पर गीत, शेरो शायरी, गजल आदि का समावेश रहता था। ऐसा ही नाटक अमानत द्वारा लिखित इंद्र सभा है। ऑपेरा के समान इस नाटक का अधिकांश भाग गीतों से भरा है, बीच बीच में संवाद है। ऐसे नाटकों द्वारा उत्पन्न कलाहीन और सांस्कृतिक वातावरण से क्षुब्ध होकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक को साहित्यिक कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थापित इस परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। आगे चलकर मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने इस परंपरा को आधुनिक यथार्थ से गहराई से जोड़ा। हिंदी नाटक साहित्य का विकास। जिस तरह हिंदी कहानी का व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व का है, उसी तरह हिंदी नाटकों में जयशंकर प्रसाद का है। उन्हें केंद्र में रखकर हिंदी नाटक साहित्य को हम विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगनी हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, स्वतंत्र हिंदी नाटक, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। इस काल के साहित्य को दो उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु युगनी नाटक, द्विवेदी युगनी नाटक। भारतेंदु युगनी नाटक 1850 से 1900 ईस्वी खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को है। भारतेंदु का युग नाटक साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था तो दूसरा विरोध अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में नई मान्यताएं, दृष्टिकोण और सृजनात्मक दिशा देने की आवश्यकता थी। भारतेंदु ने यही किया कि भारतेंदु के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जन सामान्य को जागृत करना तथा उनमें आत्मविश्वास जगाना था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने तथा पश्चिम के गलत प्रभाव से समाज को बचाए रखने का प्रयास इन नाटकों में हुआ। इस दौर के प्रसिद्ध नाटक हैं देवकी नंदन खन्नी का सीताहरण, भारतेंदु का भारत दुर्दशा व अंधेर नगरी तथा प्रताप नारायण मिश्र का शिक्षादान आदि। इस युग में प्रहसन अधिक लिखे गए। इन प्रहसनों में हास्य व्यंग शैली का तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया गया है। भारतेंदु का वैदिकी हिंसा न भवती तथा राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुहा से इसी शैली के नाटक है। भारतेंदु युगनी नाटकों में प्राचीन नवीन शैलियों का सामंजस्य दिखाई देता है। जो नाटक सांस्कृतिक शैली में लिखे गए उनके पात्र आदर्श आधारित है, जबकि नवीन शैली में नाटकों के पात्र सच्चे जीवन के प्रतिनिधि नजर आते हैं। शिल्प की दृष्टि से ये नाटक न तो पूर्णतया प्राचीन नाटक शास्त्र से जुड़े हैं और न ही इनमें अंग्रेजी परंपरा की नकल उतारी गई है। भारतेंदु ने ही पाश्चात्य ट्रेजेडी पद्धति पर दुखांत नाटक लिखे। उनका नील देवी नाटक दुखांत के नजदीक है। इस काल में अनुदिति नाटक भी लिखे गए। भवभूति व कालिदास के सांस्कृतिक नाटकों के हिंदी अनुवाद अधिक हुए। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। बंगला
से माइकल मधुसूदन दत्त के नाटकों के अनुवाद हुए। अंग्रेजी से शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ का अनुवाद हुआ। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अन्य नाटककार है श्री निवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी व राधा कृष्ण दास। इनमें सभी ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर अलग से टिप्पणी के लिए आगे के पृष्ठों को देखें। दुर्वेदी युगिनी नाटक 1900 से 1918 ईस्वी। दुर्वेदी युग में भारतेंदु जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे न बढ़ सका। परिणाम स्वरूप जनता व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। द्विवेदीय युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे गए। कुछ प्रहसन भी लिखे गए। इन नाटकों में नाट्य कला का विकास नहीं मिलता और अभिनय तत्व भी नहीं के बराबर है। इस युग के नाटक जयशंकर प्रसाद, करुणालय, प्रताप नारायण मिश्र, भारत दुर्दशा, द्विवेदी युग के नाटकों पर पारसी रंगमंच का प्रभाव रहा। इन नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि से है और न ही सुरुचि संस्कार की दृष्टि से। फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की विकृतियां उभर कर आई जिनका ऐतिहासिक महत्व है। प्रसाद युगनी नाटक। जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक के विकास को नई दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। इसीलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बने। ध्यातव्य है कि इसी काल में पारसी थिएटर अपने चरम विकास पर था तथा अत्यंत लोक प्रचलित भी था। इसीलिए इस काल की नाट्य प्रवृत्तियों पर उसका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक रूप में नजर आता है। इस युग के प्रमुख नाटककार है जयशंकर प्रसाद, आगा हसर, कश्मीरी नारायण प्रसाद, बेताब सुदर्शन और जीपी श्रीवास्तव। इस युग के प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद, कल्याणी, करुणालय, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजंत शत्रु, धुरु, स्वामिनी, विशाखा, आगा हसर, सूरदास, श्रवण कुमार, सीता, वनवास, नारायण प्रसाद, बेताब, महाभारत, रामायण, कृष्ण, सुदामा, सुदर्शन, सिकंदर, धूप छां। इस काल के नाटक साहित्य में प्रमुख 5 प्रकार के नाटक दिखाई पड़ते हैं। ऐतिहासिक नाटक यह इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। प्रसाद ने राजश्री, विशाख, अजत शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि ऐतिहासिक नाटक लिखे। बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गावती नाटक लिखा। इस युग के नाटककारों ने इतिहास संबंधी तथ्यों की कल्पना के मिश्रण से आकर्षक और प्रभावशाली बनाकर नाटकों को प्रस्तुत किया। इतिहास के बीच ही उन्होंने नाटकों में प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे। इस क्षेत्र में उनकी दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी संयमित रही। इस तरह के नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी प्रमुख थे। इनमें राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक वातावरण की उपस्थिति सर्वत्र देखी जा सकती है। इन नाटकों में काव्यत्व की प्रवृत्ति ज्यादा है। रोमांचकारी नाटक रौनक, बनारसी का इंसाफे, महमूद हुसैन मियां जरीफ का लैला मजनू, अली बाबा आदि इस काल के प्रमुख रोमांचकारी नाटक है। इस नाटकों में श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान, वेश विन्यास की तड़क भड़क व छिछले किस्म के संवाद से जनता का मनोरंजन करना प्रमुख उद्देश्य था। नाटक कला की दृष्टि से इन्हें साहित्यिक नाटक नहीं माना जा सकता। पौराणिक नाटक एक और तो नैतिक उपदेशों से भरे होते थे किंतु दूसरी ओर इनमें रोमांचकारी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास रहता था। पौराणिक नाटकों में कुछ नाटक प्रसाद, सुदर्शन आदि ने लिखे। समसामयिक नाटक। इन नाटकों में समसामयिक समस्याओं को उठाया गया परंतु उनमें गंभीर विश्लेषण का अभाव है। इनमें हास्य का प्रयोग किया गया है परंतु अति नाटकीयता व सस्ते किस्म के हास्य ने नाटकों के उद्देश्य को क्षति ही पहुंचाई है। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है: बेचन शर्मा, उग्र, चार बेचारे, अजबक, जीपी श्रीवास्तव, उलट फेरे, विवाह विज्ञापन, राधेश्याम, कथावाचक, काउंसिल की मेंबरी। यथार्थवादी नाटक। इस युग में यथार्थवादी नाटकों की भी नींव पड़ी जिनमें मानव जीवन की
विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण गंभीरता पूर्वक किया गया। इनमें प्रेमचंद का संग्राम नाटक उल्लेखनीय है। प्रसाद युगनी युग के नाटकों के संवाद पात्रों के चरित्र के उद्घाटन और कथानक को गतिशील बनाने में सहायक है, लेकिन संवाद योजना में अनेक स्थलों पर लंबे लंबे कथापकथन आए हैं जिन्होंने प्रवाह को बाधित किया है। प्रसाद युगनी नाटकों की भाषा सशक्त है, किंतु कहीं कहीं नाटकीय तनाव धारण नहीं कर पाती है। विशेषकर प्रसाद ने भाषा का प्रयोग भावों के अनुसार किया है, पात्रों के अनुसार नहीं। उनके यहाँ कलात्मकता, अलंकारिकता, लक्षणिकता के दर्शन होते हैं। यद्यपि कहीं कहीं उनकी भाषा बोझिल हो गई है। प्रसाद युग की नाटक शैली न तो दुखांत है न ही सुखांत, उसमें दोनों शैलियों का सुंदर समन्वय किया गया है। इस युग में नाटकों के अनुवाद भी हुए। मैथिली शरण गुप्त ने भास के स्वप्नवास वदता का अनुवाद किया। रविंद्रनाथ ठाकुर और गिरीश घोष के नाटकों के अनुवाद भी हुए। जयशंकर प्रसाद पर अलग से टिप्पणी के लिए आगे के पृष्ठों पर देखें। प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक। इस युग तक आते आते भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए। जब अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए। पारसी रंगमंच की लोकप्रियता कम हुई क्योंकि सिनेमा का प्रभाव अधिक पड़ रहा था। इस काल में प्रमुखतः दो प्रकार के नाटक लिखे गए। राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक। राष्ट्रीय चेतना पर नाटक लिखने वाले में थे हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास तथा उदय शंकर भट्ट। इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना से युक्त अपने नाटकों में समन्वयवादी दृष्टि व नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इस कोटि के उल्लेखनीय नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, आहुति, गोविंद बल्लभ पंथ, राजमुकुट, सेठ गोविंद दास कर्तव्य। यथार्थ परक समस्या प्रधान नाटक। समस्या प्रधान नाटकों में व्यक्ति मन के द्वंद्व, स्वच्छंद प्रेम, विवाह समस्या, मूल्यों के विघटन आदि विषय प्रमुख रहे। यह पहली बार हुआ कि व्यक्ति पर नाटक लिखे गए। इस कोटि के नाटक है उपेंद्र नाथ अशक, जयोदीदी, बेचन शर्मा, उग्र आवारा, डिटेक्टर, हरि कृष्ण प्रेमी, छाया, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य। समस्या प्रधान नाटकों में पात्र कम होते हैं एवं इनका कार्य व्यवहार सीमित होता है, इसीलिए इनमें जीवन के विभिन्न विषयों की प्रस्तुति नहीं हो सकी। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के प्रतिनिधि नाटककार हैं। स्वातंत्र नाटक 1947 से आज तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हिंदी नाटक साहित्य में कई नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ी जो इस प्रकार है। आधुनिकता बोध एवं विसंगति बोध। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उत्पन्न मोह भंग ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों में मध्य वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अतः इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता में मिलती है, वैसी ही नए नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के असर नाटक से आधुनिकता बोध का आरंभ माना गया। इन्हीं के दूसरे नाटक तांबे के कीड़े से विसंगति बोध के नाटक की शुरुआत हुई। विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। क्या कामू सैमुअल बेकेंट की पश्चात एबेस्टर्ड परंपरा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफी मात्रा में लिखे गए। आधुनिकता बोध को स्थापित करने की दृष्टि से धर्मवीर भारती का अंधा युग एवं मोहन राकेश के आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन व लहरों के राजहंस उल्लेखनीय है। धर्मवीर भारती कृति अंधा युग में महाभारत युद्ध के उपरांत की जिन परिस्थितियों एवं घटनाओं का प्रस्तुत किया गया है वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। अपनी प्रतीकात्मकता से यह नाटक सिद्ध करता है कि कोई भी लड़ाई सत्य के लिए नहीं बल्कि सत्य से हटकर होती है। दोनों पक्ष असत्य होते हैं, कोई कम कोई अधिक। मोहन राकेश ने मूलतः आधुनिक मानव के द्वंद्व और तनाव को
अपने नाटकों का विषय बनाया है। रंगमंच के स्तर पर मोहन राकेश प्रसाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। इनकी भाषा चरम रचनात्मकता तथा नाटकीयता संभावनाओं से युक्त है। आषाढ़ का एक दिन की कथा कालिदास के प्रणयन कथा है। यह नाटक सत्ता और सृजनात्मकता के द्वंद्व एवं जटिल संबंधों को व्यक्त करता है। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के भ्रातानंद के द्वंद्व को रूपायित करता है। इसमें राग विराग मोह त्याग सांसारिकता आध्यात्मिकता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक उभारा गया है। आधे अधूरे यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति करने वाला एक आडंबरहीन नाटक है जो आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के टूटने बिखरने की कथा है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि आधे अधूरे आधुनिक भावबोध तथा आधुनिक रंग चेतना का पहला नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल। इसी समय के एक अन्य महत्वपूर्ण नाटककार हैं जिन्होंने मादा कैक्टस नाटक में कला और प्रणय के विरोध को प्रस्तुत किया है। यह नाटक एक दूसरे स्तर पर पीढ़ियों के मूल्यों के संघर्ष को रूपायित करता है। लक्ष्मी नारायण लाल लघु नाटकों के लिए भी प्रसिद्ध है जो भले ही पाश्चात्य रंग शैली का आधुनिकता के प्रयोग हो पर यथार्थवादी है। मोहन राकेश की परंपरा में ही एक नाम है सुरेंद्र वर्मा। इन्होंने खासतौर पर आधुनिक जीवन के तनाव और तलखी को व्यक्त करने की कोशिश की है। द्रौपदी सूर्य का अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां सर्ग इनके प्रमुख नाटक है। द्रौपदी में आधुनिक मानुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया गया है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक में स्त्री के काम मनोविज्ञान को बहुत काव्यात्मकता के साथ व्यक्त किया गया है। 8वां सर्ग में अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। इस काल में भ्रष्टाचार पीढ़ियों के संघर्ष संबंधों की अर्थहीनता सामायिक व्यंग राजनीतिक संदर्भ आदि विषयों पर नाटक लिखे गए हैं। पाश्चात्य शिल्प इस समय पाश्चात्य रंग शिल्प पर आधारित कई नाटक आए हैं। इनमें सूत्रधारा कथा विहीनता नायकहीनता का प्रचलन बढ़ा है। हिंदी नाटकों को नवीनता की ओर उन्मुख करने में रमेश बख्शी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने नाटकों में भाषा परिवेश व संदर्भ को बोल्डनेस का मुहावरा चलाया। 70 के दशक तक हिंदी नाटक की रंगमंचीयता काफी खुली और कथ्य के स्तर पर उसमें विस्तार एवं सूक्ष्मता आ गई। 70 के बाद की नाटक रचना अपने समय के जटिल यथार्थ से टकराती है एवं रंग चेतना की भी पूरी रक्षा करती है। इन नाटकों की अंतर्वस्तु काफी व्यापक है। प्रमुख नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी ज्ञानदेव अग्निहोत्री चतुर्मुर्ग भीष्म साहनी कबीरा खड़ा बाजार में मुआवजे ब्रिजमोहन शर्मा त्रिशंकु। इनमें ज्ञानदेव अग्निहोत्री तथा ब्रिजमोहन शाह नाटक से रंगमंच की ओर नहीं बल्कि रंगमंच की सक्रियता से लेकर नाटक की रचना की ओर अग्रसर हुए हैं। ज्ञानदेव के शत्रुमुर्ग में प्रतीक और फैंटेसी के प्रयोग विशेष हैं और ब्रिजमोहन शाह के त्रिशंकु की रंगमंचीय गतिशीलता महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने भी अपनी कल्पना से नाटकों की समृद्धि किया है। इनमें प्रमुख हैं इब्राहिम अलकाजी श्यामानंद जलान बक कारांत सत्यदेव दुबे हबीब तनवीर सत्यव्रत सिन्हा आदि नुक्कड़ नाटक हिंदी नाटक परंपरा के विकास में एक धारा नुक्कड़ नाटकों की भी है। नुक्कड़ नाटकों ने जीवन की समस्याओं को रंगमंचीय तामझाम के बिना ही सामने रखने की कोशिश की है। यह कुल मिलाकर जनता एवं रंगकर्मी के बीच संवाद है और यह आश्वासन देता है कि रंगमंच को शास्त्रीय अड़चनों के बिना भी सामने रखा जा सकता है। हबीब तनवीर नुक्कड़ नाटक के प्रतिनिधि हैं। नुक्कड़ नाटक पर विस्तार से रंगमंच के नोट्स में देखें। समग्रतः हिंदी नाटक के क्षेत्र में स्वतंत्रता काल भारत हिंदू काल के बाद सर्वाधिक सक्रियता का काल रहा है। इस दौर में कथ्य और शिल्प के स्तर पर तीव्र परिवर्तनों ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के दबाव के बावजूद ये परिवर्तन हिंदी नाटक के विकास के प्रति आश्वस्त करते हैं।
हिंदी नाटक और राष्ट्रीय चेतना। हिंदी नाटक में राष्ट्रीय चेतना को भारतेंदु युग से ही देखा जा सकता है। भारतेंदु ने सभी विधाओं में सबसे सशक्त माध्यम नाटक को ही माना है और वे जानते थे कि नव जागरण और प्रगतिशील चेतना को नाटक के माध्यम से ही उद्भाषित किया जा सकता है। उन्होंने अपने प्रदेश की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पहचानते हुए हिंदी साहित्य विशेषकर नाटक में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को समाविष्ट किया है। भारतेंदु की रचना भारत दुर्दशा भारतीय राष्ट्रीयता की अग्रदूत थी। जन जागरण के लिए ऐसी रचनाएं परम आवश्यक थी। इनमें केवल राष्ट्रीय भावना ही नहीं वरना अतीत गौरव के प्रति उनका अत्यधिक अनुराग तथा भारत की तत्कालीन दुर्दशा आदि पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। भारत जननी के माध्यम से भारतेंदु ने भारत माता की परिकल्पना की। अंधेर नगरी ब्रिटिश सत्ता की प्रबंध व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। सत्य हरिश्चंद्र में वे पुरुष सत्ता का सत्य और दृढ़ता के लिए आह्वान करते हैं। भारतेंदु का मानना है कि देश की स्वाधीनता को प्राप्त करने एवं उसे चिर अस्थायी बनाने के लिए नारी चरित्र का आदर्श भी परम अपेक्षित है। सती प्रताप और नील देवी में इसी बात पर बल दिया गया है। नील देवी में गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण दिलाकर भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनुप्रेरित किया गया है। नाटक कला के द्वारा नव जागरण एवं राष्ट्रीय चेतना का जो मार्ग भारतेंदु ने नाटककारों को दिखाया, उस मार्ग पर अनेक नाट्य लेखक चलते रहे। भारतेंदु की प्रेरणा का यह परिणाम हुआ कि राजा खड्ग बहादुर मल कृति भारत आरत, पंडित अंबिका दत्त व्यास कृति भारत सौभाग्य आदि नाटक जागरण का शंख फूंकते रहे। भारतेंदु युग के पश्चात प्रसाद युग में नाटक साहित्य को नया जीवन मिला। इस समय के नाटक साहित्य ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक दशाओं का यथार्थ चित्रण कर राष्ट्रीयता का शंखनाद किया। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, विदेशी शिकंजे से देश को आजाद करने का संघर्ष, एकता और सामूहिक जागरण का स्वप्न, यही उन दिनों को प्रेरित शक्तियां थी और उन्हीं से प्रसाद का नाट्य कर्म विकसित हुआ। प्रसाद का मानना था कि केवल अतीत के गौरव को जनता के सामने लाकर उनकी भावनाओं को राष्ट्रीयता से जोड़ा जा सकता है। प्रसाद ने ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को प्रेरणा और धार देने का प्रयास किया। उनके सभी नाटक राष्ट्रीयता का पुट लिए हुए हैं। उनके प्रमुख नाटक हैं राजश्री, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासुमनी आदि। प्रसाद ने इन नाटकों के माध्यम से विशाल जनमानस को भारतवर्ष के सम्मान की रक्षा के लिए सोचने को विवश कर दिया। प्रसाद धारा के ऐतिहासिक पौराणिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और सेठ गोविंद दास प्रमुख है। हरिकृष्ण प्रेमी ने मुसलमान एवं राजपूत काल के इतिहास को अपने नाटकीय कथानकों का आधार बनाया। उन्होंने अपने नाटकों के द्वारा राष्ट्रीय एकता के भाव पैदा करने का प्रयास किया। समस्या नाटक टिप्पणी। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक में दो धाराएं काम करती दिखती है। पहली सांस्कृतिक राष्ट्रीय धारा व दूसरी यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। इस युग की अधिक विकसित और प्रौढ़ धारा समस्या नाटकों की ही रही है। इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पाश्चात्य नाटककारों एवं यथार्थवादी चेतना से प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। ऐसे नाटकों में सामान्य जीवन की समस्याएं कथा वस्तु का आधार बनी। हिंदी में इसके मूल प्रवर्तक लक्ष्मी नारायण मिश्र कहलाए। समस्याएं नाटकों में भी दो धाराएं देखी जा सकती हैं, क मनोवैज्ञानिक, ख सामाजिक। मनोविज्ञान वैज्ञानिक समस्या प्रधान नाटकों में मुख्यतः काम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक एवं मन विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सामाजिक नाटकों में युगनीय सामाजिक समस्याओं का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या प्रधान नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आदि उल्लेखनीय है। इन्होंने जीवन के प्रति शुद्ध बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया और रोमांटिक या भावुकतावादी दृष्टिकोण का विरोध किया। इनके अधिकांश नाटकों में
यौवन प्रवृत्तियों एवं काम संबंधी समस्याओं को ही विशेष महत्व दिया गया है। उपेंद्र नाथ अशोक ने न तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण ही अपनाया, न विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण। उनके नाटकों में आदर्श नमुख यथार्थवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। उड़ान, कैद, छठा बेटा, अंजो दीदी आदि उनके उल्लेखनीय नाटक है। अपने नाटकों में उन्होंने स्त्री शिक्षा, नारी स्वतंत्रता, विवाह समस्या आदि का समाधान देने का प्रयास किया। वस्तुतः समस्या नाटकों की प्रवृत्ति स्वतंत्रता के बाद ज्यादा प्रभावशाली तौर पर दिखती है। स्वतंत्रता के बाद के नाटककारों में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने प्रतीकात्मक ढंग से आधुनिक जीवन की विसंगतियों को उद्घाटित किया। मादा कैक्टस तथा मिस्टर अभिमन्यु उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। स्वतंत्रता के बाद के ऐसे नाटकों में महानगरीय जीवन की समस्याएं जैसे स्त्री पुरुष संबंधों में टूटन एवं तनावपूर्ण स्थितियों का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। कुछ नाट्य आलोचकों के अनुसार मोहन राकेश के नाटक भी समस्या प्रधान है। उनके 3 नाटकों के केंद्र में आधुनिक जीवन की एक बड़ी त्रासद विडंबना के साथ साथ मानव जीवन की सर्वकालिक समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। यद्यपि उनके 2 नाटकों में पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंग लिए गए हैं, लेकिन उनके मूल में आधुनिक युग की ही जटिल जीवन स्थितियों को केंद्र में रखा गया है। 60 और 70 के दशक में भी समस्या नाटकों का लेखन जारी रहा और किसी न किसी रूप में उसके पश्चात भी समस्या प्रधान नाटक लिखे जाते रहे। प्रारंभिक समस्या नाटकों की सबसे बड़ी सीमा थी कि वे केवल विषय प्रधान अथवा सदृश्य नाटक थे। मूलतः वे एक पाठ्य वस्तु थे, दृश्य वस्तु नहीं। उद्देश्य पर बल देने के कारण इन नाटकों के कथानक एक रस और अनाटकीय होते थे। ऐसा लगता है कि इन नाटकों के पात्र और स्वयं नाटककार विविध समस्याओं के प्रति जनता को जागृत करने वाले व्याख्याकार एवं उपदेशक हैं। इनमें इतिवृत्तात्मकता की भी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के समस्या प्रधान नाटकों में रंगमंचीय परिकल्पनाओं का परिपक्व विकास दिखाई पड़ता है। मोहन राकेश के आगमन के साथ तो नाटक और रंगमंच एक दूसरे से लगभग अभिन्न हो गए। एबसडर्ड और या विसंगत नाटक। टिप्पणी प्रश्न, हिंदी में एबसर्ड नाटक को विसंगत अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। एबसर्ड नाटक की शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ। इसी अस्तित्ववाद के नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद एबसडिज्म को प्रेशर्य दिया। अल्वेयर कामू को एबसड नाटक का दार्शनिक माना गया है। द मिथ ऑफ सिसिफस में अल्वेयर कामू ने लिखा है, मनुष्य और उसकी जिंदगी, कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव विसंगति की भावना को जन्म देता है। आय ने इसको के अनुसार विसंगति अर्थात एबसड वह है जो प्रयोजनहीन है, जो धर्म, अध्यात्म और अनुभूतिक सूत्रों से कटा है। ऐसे व्यक्ति के सभी क्रिया व्यापार व्यर्थ, जुलूल एवं अर्थहीन है। ऐसे नाटकों में व्यर्थता, निरर्थकता, अतार्किकता एवं अनिश्चितता को नाट्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इन सब के भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। दूसरे महायुद्ध की टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एबसड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया। विसंगत नाटक का विकास कफका के प्रसिद्ध उपन्यास द ट्रायल के नाट्य रूपांतर 1947 से माना जाता है। वैसे एबसड नाटक का पहला और पुरोध नाटककार सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोदो 1952 को माना जाता है। एबसड नाटकों का शिल्प विधान एबसड नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटकों की तारकमय युक्त कथानक नहीं होता। कथानक विहीनता
की स्थिति को ध्यान में रखकर यह भी कहा गया है कि विसंगत नाटक स्थितियों का नाटक है, घटनाओं या चरित्रों का नहीं। इस सब में बस एक जीवन स्थिति घटित होती है, कथानक जहां से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त। जैसे वेटिंग फॉर गोडो में प्रतीक्षा से नाटक शुरू होता है और प्रतीक्षा पर ही समाप्त होता है। यानी विसंगति का कथानक सरल रेखा में आगे न बढ़कर एक वृत्त बनाता है। विसंगत नाटकों में चरित्र के विकास का भी कोई प्रश्न नहीं होता और न किसी सुविचारित निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावना ही होती है। इन नाटकों के चरित्र सामान्यतः असामान्य होते हैं, सामाजिकता की दृष्टि से हेय होते हैं। जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विक्षिप्त, कुंठित और हास्यास्पद विदूषक चरित्र। प्रत्येक चरित्र दूसरे से नितांत असंबद्ध होते हुए भी परस्पर साथ बने रहने की विवशता में होने के कारण एक अजीब असहाय स्थिति में जीता दिखता है। विसंगत नाटकों की भाषा भी अलग प्रकार की होती है। विसंगत नाटकों के पात्र एक ही बात को दोहराते रहते हैं, उनके पास अनुभूतिमूलक शब्द नहीं है या ऐसी भाषा ही उनके लिए व्यर्थ है। इन नाटकों में रोजामर्रा की जिंदगी की घिसी पिटी भाषा का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि वह संवेदनहीन जीवन के सत्रास का पूरा पूरा एहसास जगा पाए। रंगमंचीयता के धरातल पर एबसर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं, उनकी आंगिक चेष्टाएं अतिरंजित होती है। अभिनय में पात्र मुखौटों का प्रयोग करते हैं, मंच सज्जा भी असंगत रखी जाती है। विसंगत रंगमंच की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है अभिनय और प्रस्तुति में प्रश्न शैली का प्रयोग। हिंदी में एबर्स्ड नाटक का प्रभाव एवं हिंदी के एबर्स्ड नाटक। सच तो यह है कि पश्चिम में एबर्स्ड नाटक धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उससे मिलती जुलते हुए से प्रयोग किए। उन्होंने विश्व मानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटते मानवीय रिश्तों के दर्द को अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े में अभिव्यक्त किया। यह नाटक नायक विहीन नाटक है। रंगमंच पर केवल एक ही पात्र है, शेष सभी पात्र नेपथ से ही अपने संवाद बोलते हैं। इस नाटक में कोई कथानक नहीं है, न घटनाएं हैं, न ही इनका क्रमिक विकास है। यह नाटक बहस नहीं करता बल्कि स्थितियों को प्रस्तुत करता है। किंतु भुवनेश्वर के नाटक और पश्चिम के एबर्स्ड नाटकों में एक मूलभूत अंतर यह है कि भुवनेश्वर के नाटकों में मनुष्य के जीवन के प्रति एक गहरी करुणा और अंतर्व्यथा दिखाई देती है। भुवनेश्वर के बाद हिंदी में एबर्स्ड का सबसे सटीक प्रभाव विपिन कुमार अग्रवाल के नाटकों में मिलता है। उनके तीन अपाहिज, लोटन, खोए हुए की तलाश नाटकों से हिंदी के विसंगत नाटकों की धारा पुष्ट होती है। तीन अपाहिज विपिन कुमार अग्रवाल की सर्वोत्तम रचना के साथ साथ हिंदी में नई नाट्य धारा को विकसित करने वाली नाट्य कृति है। इसमें भी न कोई कथानक है, न उसका क्रमिक विकास है। इसमें तीन अपाहिज पात्र है, कुल्लू, कल्लू, खल्लू, गल्लू। इन तीनों के छोटे छोटे वाक्यों के वार्तालाप में एक रिक्तता, खिजी, बेचैनी व प्रतीक्षा का आभास है। इसके पश्चात लक्ष्मीकांत वर्मा का रोशनी एक नदी है विसंगति नाटक धारा को विकसित करता है। इसमें समसामयिक, राजनीतिक, सामाजिक विसंगतियों को विषय के रूप में लिया गया है। उनके दूसरे नाटक अमृत पुत्र में अवकाश प्राप्त तीन व्यक्तियों, प्रोफेसर, जज और अकाउंटेंट के माध्यम से भारतीय सुविधा भोगी, अवकाश भोगी प्रशासक वर्ग के जीवन की निरर्थकता को अभिव्यक्त किया गया है। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए और क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाटक परिदृश्य से एबर्स्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया।
हिंदी के प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार है। उन्होंने न केवल नाटक को युगनी समस्याओं से जोड़ा बल्कि नाटक और रंगमंच के परस्पर संबंध को समझाते हुए रंगकर्म भी किया। भारतेंदु ने हिंदी नाट्य विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से एक संपूर्ण आंदोलन की तरह काम किया। भारतेंदु ने पारसी नाटकों के विपरीत जन सामान्य को जागृत करने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से नाटक लिखे हैं। इसीलिए उनके नाटक में देश प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्य नाटकों की मूल संवेदना बनाकर आए हैं। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम एवं ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा लेने का प्रयास भी इन नाटकों में हुआ है। नाटकों की रचना में भारतेंदु ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। सांस्कृतिक नाट्य शास्त्र, बंगला की नाट्य पद्धति तथा अंग्रेजी नाट्य विधान सभी के सहयोग से उन्होंने अपना नाट्य दर्श उपस्थित किया। उन्होंने गर्भाक को दृश्य के अर्थ में स्वीकार किया और बंगला नाटक की ओर संकेत करते हुए कहा कि प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परम मुख्यता बारंबार दृश्यों को बदलने में है और इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक गर्भ भागों की कल्पना की जाती है। नंदी पाठ, प्रस्तावना, विषकभक, प्रवेशक, अंकारोत्तार, अंकमुख आदि की योजना पर उन्होंने अधिक बल नहीं दिया। वध, आलिंगन, स्नान, यात्रा, मृत्यु आदि भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्जित दृश्यों की योजना भी उन्होंने की। भारतेंदु ने नाटक में कथा विधान सरल है। घटनाओं की अधिकता में प्रधान कथा वस्तु उलझकर जटिल नहीं बन जाती। उसमें पात्रों के विकास की शक्ति है, शैथिल्य का अभाव है। आकस्मिक एवं अस्वाभाविक घटनाओं के अभाव में भी कथा की रोचकता नष्ट नहीं होती है। पात्र योजना में भारतेंदु ने उच्च वर्गीय पात्रों को ही प्रधानता दी है। देवता, ऋषि, राजा, महंत प्राय इन्हीं का चित्रण किया गया है। मौलिक एवं युग जीवन को लेकर चलने वाले नाटकों में निम्न वर्गीय पात्रों का चित्रण भी किया गया है, किंतु इन पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हुआ है। प्रारंभ से अंत तक इनका जीवन दर्शन समान रहता है। साथ ही ये पात्र प्रवृत्ति विशेष के प्रतिनिधि जाने पड़ते हैं। इनके व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद न होने से सजीवता एवं शैली वैचित्र्य नहीं आ सकता। भारतेंदु ने पात्रों के आदर्शों की सर्वत्र रक्षा की है। फलतः अधिकांश नाटक चरित्र प्रधान हो गए हैं। नाटकों का चित्रण प्राचीन आदर्शात्मक दृष्टिकोण से ही किया गया है। भारतेंदु की संवाद योजना सामान्यतः नाटकीय गुणों से युक्त है। कथोपकथन पात्रों की मनोदशा के व्यंजक है। पात्रों का वार्तालाप उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। पुरोहित, वेदांती, शैव, बंगाली, एडिटर, कवि, राजा, देवता, ऋषि सभी सभी अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का ध्यान रखते हैं। भाषा का प्रयोग भी पात्रानुकूल किया गया है। सामान्यतः कथोपकथन छोटे और प्रभावशाली है, किंतु भावपूर्ण एवं रसात्मक स्थलों पर वे लंबे हो गए हैं। कथोपकथनों में अनावश्यक अलंकारिकता तथा दार्शनिकता भी नहीं आने पाई है। कहीं कहीं पदात्मक संवाद भी आ गए हैं। भारतेंदु के लेखन की एक मुख्य विशेषता यह है कि वे अक्सर व्यंग्य का प्रयोग यथार्थ को तीखा बनाने में करते हैं। हालांकि उसका एक कारण यह भी कि तत्कालीन परिधीनता के परिवेश में अपनी बातों को सीधे तौर पर कह पाना संभव नहीं था। इसीलिए जहां भी राजनीतिक सामाजिक चेतना के बिंदु आए हैं वहां भाषा व्यंग्यात्मक हो चली है। इसीलिए भारतेंदु ने कई प्रहसन भी लिखे हैं। भारतेंदु के नाटक सदृश्य लिखे गए हैं। उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। लोक जीवन के प्रचलित शब्द, मुहावरे एवं अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के सहज चलन में आने वाले शब्द उनके नाटकों में प्रयुक्त हुए हैं। रंगमंचीय दृष्टि से वे प्राय भारतीय परंपरा की रीतियों का अनुसरण करते हैं, जैसे नंदी पाठ, मंगला चरण आदि। वैसे उन्होंने नील देवी नामक दुखांत नाटक लिख कर पाश्चात्य नाटक परंपरा से भी प्रभाव ग्रहण किया है। भारत दुर्दशा में भी दुखांत का प्रभाव विद्यमान है। भारत
तेंदु को हिंदी के प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी नाटक साहित्य को उनकी देन निम्नलिखित है। उन्होंने पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की तथा कथानक के क्षेत्र में विविधता लाए। पहली बार हास्य व्यंग प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का सूत्रपात किया। पहली बार भारतीय जीवन के यथार्थ के विविध नवीन पक्षों का उद्घाटन किया। पहली बार हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया। अनेक भाषाओं से नाटकों के सुंदर अनुवाद किए। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी नाट्य कला का समन्वय कर हिंदी की स्वतंत्र नाट्य कला की नींव डाली। भारतेंदु ने मौलिक व अनुदित दोनों मिलाकर सहस्त्र नाटकों का सृजन किया। भारतेंदु के प्रमुख नाटकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। वैदिकीय हिंसा, हिंसा न भवति, मांस भक्षण पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया नाटक है। प्रेम योगिनी में काशी के धर्म आडंबर का वही की बोली और परिवेश में व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। विश्व मौसधम में अंग्रेजों की शोषण नीति और भारतीयों की मोहासक्त मानसिकता पर चुटिला व्यंग है। चंद्रावली वैष्णव भक्ति पर लिखा गया नाटक है। अंधेर नगरी में राज व्यवस्था की स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार, विवेकहीनता और एवं मनुष्य की लोभ वृत्ति पर तीखा कटाक्ष है जो आज भी प्रासंगिक है। नील देवी में नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। यह दुखांत नाटक की परंपरा के नजदीक है। भारत दुर्दशा में परिधीन भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सांस्कृतिक अधपतन का चित्रण है। सती प्रताप सावित्री के पौराणिक आख्यान पर लिखा गया है। भारतेंदु ने अंग्रेजी के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का दुर्लभ बंधु नाम से अधूरा अनुवाद भी किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटक, यहाँ भारतेंदु के कुछ प्रमुख नाटकों की चर्चा की जा रही है। इनमें भारत दुर्दशा शामिल नहीं है क्योंकि प्रश्न पत्र 2 में उस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। यदि भारतेंदु के प्रमुख नाटकों पर लिखना हो तो भारत दुर्दशा की भी चर्चा करें। अंधेर नगरी अपने संक्षिप्त कलेवर में गंभीर, सांकेतिक, मनोरंजक और कालाजयी नाटक है। नाटक में तत्कालीन राज सत्ता के दमनकारी चरित्र की सांकेतिक अभिव्यक्ति है और सामान्य जनता की शक्ति का चित्रण भी। अंधेर नगरी में कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है, जो भी है वह एक दृष्टांत की तरह सामने आया है। महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी वृत्ति से बच्चे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगर में भेजता है। गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है। उसे वह राज्य पहली ही दृष्टि में सुखकर लगता है, लेकिन जब वह पकड़ा जाता है और उसे फांसी का हुक्म हो जाता है तो राज सत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। अंधेर नगरी की कथा समाजशाही राज्य व्यवस्था के साथ संबंध है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अपने दौर के यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट किया है। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कभी स्पष्ट रूप से तो कभी सांकेतिक रूप से अपनी बात कही है। नौकरशाही की आलोचना करते हुए भारतेंदु ने उनकी रिश्वतखोरी, जनता के प्रति विद्वेष और उत्पीड़न की नीति, टैक्स लगाकर उनके जीवन को मुश्किल बनाना आदि को खास तौर पर रेखांकित किया है। चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। चूरन बेचने वाला पाचक वाला कहता है, चूरन अमेले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। इसी प्रकार 5वें दृश्य में गोवर्धन दास राग काफी में जो गीत गाता है उसी में यह भी कहा गया है, भीतर स्वाहा बाहर सादे राज कर ही अगले अरुप्यादे। अंधाधुंध मचियो सब देशा मानहु राजा रहत विदेशा। भारतेंदु ने नौकरशाही की कुल व्यवस्था
का चित्र प्रस्तुत किया है। नौकरशाही के चरित्र को भारतेंदु ने मुकदमे वाले प्रसंग द्वारा भी व्यक्त किया है। वस्तुतः न्याय की प्रक्रिया का यह चित्र यथार्थ प्रतीत होता हुआ भी अपने अर्थ में यथार्थ में निहित विडंबना को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करता है। राजा और मंत्री के बीच की बातचीत राजा की मूर्खता और मंत्री की चतुराई का उदाहरण है। राजा के पास शक्ति है लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है। मंत्री उसकी मूर्खता और शक्ति का इस्तेमाल अपनी बौद्धिक बल से कराता है। भारतेंदु कृत अंधेर नगरी में पैसा केंद्रीय महत्व की चीज है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा का केंद्रीय स्वर इसी सच्चाई को व्यक्त करता है। ब्राह्मण के मुख से भी भारतेंदु ने इसी सच्चाई को उजागर किया है। 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। भारतेंदु ने इसी नाटक में अंग्रेजी राज्य की उन बुराइयों का उल्लेख भी किया है जो शोषणवादी व्यवस्था की सूचक है। यह आलोचना तत्कालीन साम्राज्यवादी राज्य व्यवस्था के कुशासन की आलोचना है। अंधेर नगरी अपनी स्वदेशीयता, अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना के कारण बहुत तीखा व्यंग्यात्मक नाटक है। मूल्यहीनता की व्यंग चेतना इस पूरे नाटक का लक्ष्य है। अंधेर नगरी की समकालीन प्रासंगिक कहीं कोई पृथक विषय विचार या तत्व नहीं है। इसे हम उसके कथानक, कथा पात्रों की परिकल्पना, संवादों की बुनावट सभी में व्यक्त होता हुआ देखते हैं। अंधेर नगरी में न्याय की पूरी प्रक्रिया सत्ता, शासन सत्ता की संवेदनहीनता और मानवीय विडंबना को दिखाती है, क्योंकि वही मनुष्य को अंध व्यवस्था में फंसाती है जहाँ शोषक शोषित, अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं। टके पर आधारित व्यवस्था आज से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। इसने जहां एक और नौकरशाही को और ताकतवर बनाया है, वहीं आम आदमी की मुश्किलों में बढ़ोतरी की है। अंधेर नगरी में राज्य व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह आज भी उतना ही सच नजर आ रहा है जितना भारतेंदु के समय में। उसमें निहित यथार्थ लगभग उसी रूप में आज भी मौजूद है। मनुष्य की पहचान आज पहले के किसी भी समय से ज्यादा पैसे से नापी जाती है। मनुष्य की बौद्धिकता और कौशल का ईमानदारी और कर्मठता का कोई मूल्य नजर नहीं आता। सत्ता वर्ग अपने हित के लिए धर्म और जाति के नाम पर लोगों में फूट और द्वेष फैलाता है। आम आदमी आज भी टैक्स के बोझ तले दबा जा रहा है और पुलिस के अत्याचार और राजनीतिज्ञों और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार से वह त्रस्त है। इसीलिए इसे हम कभी न समाप्त होने वाला सृजनात्मकता, गतिशील यथार्थ और असमाप्त नाटक कह सकते हैं। निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। इसका संबंध ब्रिटिश शासक वर्ग से ही नहीं है। नाटक में व्यक्त यथार्थ और उसमें निहित विडंबना वर्तमान जन विरोधी पूंजी आश्रित सत्ताओं की भी है। नाटक में व्यक्त यथार्थ सीमित नहीं है, वह व्यापक चेतना और गतिशील यथार्थ का वाहक है। अंधेर नगरी की रंगमंचीयता हिंदी में नाटक विधा का वास्तविक सूत्रपात करने वाले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जहां एक ओर अपनी अंतर्वस्तु के धरातल पर नव जागरण के मूल्यों का संवहन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी संरचना के धरातल पर नाटक और रंगमंच के ठोस अंतर संबंध का निर्दर्शन प्रस्तुत करते हैं। इसी दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी हिंदी के कुछ श्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक अपने लेखन वर्ष से लेकर अब तक की लंबी अवधि में जितनी बार मंचित हुआ है उतनी बार हिंदी का दूसरा कोई नाटक नहीं। पिछली एक सदी में रंगमंच के स्वरूप और प्रदर्शन पद्धतियों में कोई परिवर्तन उपस्थित हुए, लेकिन अंधेर नगरी फिर भी प्रदर्शित होता रहा है। सर्वप्रथम हमारा ध्यान यह तथ्य अपनी ओर खींचता है कि अंधेर नगरी की रचना रंगमंच की मांग पर हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रंगकर्मियों की मांग पर यह नाटक एक दिन में लिखा। इसकी रचना के क्रम में रंगमंच के प्रति सजग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी
अभिनीयता का पूरा ध्यान रखा। अपने समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र को परंपरा से कई प्रकार के रंगमंच मिले थे, जिनकी रंग रूढ़ियों व पद्धतियों ने उनके समग्र नाटक लेखन एवं प्रदर्शन को जाने अनजाने प्रभावित किया था। इन सब से कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए उन्होंने हिंदी के मौलिक रंगमंच को विकसित करने का प्रयास किया। उनकी इस सजग रंगमंचीय चेतना के कारण ही अंधेर नगरी रंगमंच की दृष्टि से एक उत्कृष्ट नाटक के रूप में सामने आया। अंधेर नगरी में 6 दृश्य हैं और वे सारे दृश्य आंतरिक तारतम्यता के कारण नाटकीय तनाव को सुरक्षित बनाए रखते हैं। पात्रों के क्रिया व्यापार से घटनाएं घटित होती हैं। अंधेर नगरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतेंदु ने अभिनय की संभावनाओं से युक्त पात्रोनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। इसकी पात्रोचित भाषा अभिनीयता का साक्ष्य है। उनकी भाषा के कारण ही महंत और उनके शिष्य के संवादों में इतनी सरसता आ पाई है। महंत का संवाद है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिल तो ठाकुर जी का भोग लगे। इसमें प्रयुक्त बच्चा, भिक्षा, उच्छा, ठाकुर जी का भोग जैसे शब्द उत्तर भारत के किसी भी साधु समाज में आसानी से सुने जा सकते हैं। अंधेर नगरी के सभी पात्र अपने पेशागत लक्षणों को अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं और शायद इसी कारण ये सब रंगमंच पर भी जीवंत दिखाई पड़ते हैं। सफल नाटक वही होता है जो कलाकारों के समक्ष कलात्मक चुनौती पैदा करता है तथा रंगकर्मियों के लिए जिस नाटक में अपनी सृजनात्मकता प्रतिभा को दिखाने की जितनी अधिक संभावना होगी, वह नाटक रंगमंचीयता एवं अभिनीयता की दृष्टि से उतना ही अधिक सफल माना जाता है। अंधेर नगरी में निर्देशक, संगीतकार, नृत्य निर्देशक के लिए भी नवीनता एवं मौलिकता प्रदर्शित करने की पर्याप्त संभावना है। नृत्य एवं गीत की योजना अंधेर नगरी में एक अत्यंत सफल प्रयोग है। अंधेर नगरी लोक कथा का आधुनिक रूप है। इसमें लोक रंगमंच पर मंचित होने की क्षमता व सहजता उपस्थित है तथा इसकी मंचीय योजना न तो डेकोरेटिव है और न ही इसे मंचित करने के लिए किसी अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होती है। इसके कई नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। साथ ही दूसरी तरफ इसका मंचन बहुत बड़े सेट, आधुनिक रंगमंचीय तकनीकों का उपयोग कर भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए काफी धनराशि खर्च कर बवत्कारांत ने अपने निर्देशन में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छेक के प्रशिक्षित छात्रों द्वारा इसका भव्य एवं सफल मंचन करवाया था। नील देवी, यह एक ऐतिहासिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नील देवी लिखने का कारण बताते हुए लिखा है कि वे इस नाटक द्वारा यह भ्रम दूर करना चाहते थे कि भारत में स्त्रियों की सदा वही दशा रही है जो उनके समय में थी। इसका कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। अमीर अब्दुल शरीफ खां और राजा सूर्यदेव में युद्ध होता है जिसमें राजा सूर्यदेव हार जाते हैं। पिंजड़े में उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है लेकिन वे पिंजड़ा तोड़कर लड़ते हुए मरते हैं। रानी नील देवी गायिका वेश में अमीर को छल कर उसका वध करती है। इस कथानक से भारतेंदु का मंतव्य है कि पूर्व काल में स्त्रियां स्वावलंबी और युद्ध में भी पीछे न हटने वाली थी। सिद्ध हो जाता है लेकिन इस नाटक की मूल समस्या नारी की स्वाधीनता नहीं, भारत की पराधीनता है। इस नाटक में मुसलमानों को भारत के पतन का कारण दिखाया गया है। यह नाटक भारत के पतन के ऐतिहासिक कारणों की पहचान करते हुए सत्ता वर्ग से देश की उन्नति की आशा करने की विफलता प्रकट करता है। भारत के नाश के कारण हमारे समाज में थे, उसके लिए देव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इन कारणों में से यह भी था कि वीरता पर एकाधिकार एक वर्ग विशेष के लोगों का समझा जाता था। नील देवी में भारतेंदु के कुछ बहुत ही सरस गति है। देवी सिंह सिपाही का सो सुख निदिया प्यारे ललन और प्यारी बिन काटत न करी नयन बहुत ही मधुर और गेय है। चौथे अंक में भटियारी चप्पर गट्टू खा और
पिकदान अली खां की बातचीत भारतेंदु की प्रहसन कला का सुंदर रूप पेश करती है। सत्य हरिश्चंद्र का कथानक पौराणिक है, लेकिन नाटक का लक्ष्य समसामयिक है। इस नाटक में नारद इंद्र के झूठे शिष्टाचार पर उसे फटकारते हुए कहते हैं, केवल जैसा राजा लोगों में एक सहज मुंह देखा व्यापार होता है, वैसी ही बातें आप इस समय कर रहे हैं। नारद की इस उक्ति से सूत्रधार के उस कथन की तुलना करनी चाहिए जिसमें वह साहित्य के प्रति उच्च वर्गों की उदासीनता और उनकी झूठी शिष्टता पर खेद प्रकट करता है। परंतु हाँ, सोच की बात है कि जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनके लिए कुछ हो सकता है, वे ऐसी अंध परंपरा में फंसे हैं और ऐसे बेपरवाह और अभिमानी हैं कि सच्चे गुणियों की कहीं पूछ ही नहीं है। केवल उन्हीं की चाह और उन्हीं की बात है जिन्हें झूठी खैर खाही दी खानी व लंबा चौड़ा गाल बजाना आता है। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्र ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के वर्ग का प्रतिनिधि है। गुणियों की कद्र करना तो दूर, वह उनसे ईर्ष्या करता है। उनके गुणों का उत्कर्ष उसे अपने राज सिंहासन के लिए ही खतरा मालूम होता है, लेकिन नारद ऐसे लोगों को बड़ा नहीं मानते। वस्तुतः सत्य हरिश्चंद्र की कथा वस्तु का ऊपरी ढांचा और लौकिक है, लेकिन वास्तव में यह नाटक यथार्थवाद के नए प्राणों से संपादित है। इस नाटक में हम ऋण से दुखी लोगों को अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने को ही बेचते नहीं देखते। यही यहाँ काशी की भीड़ भाड़ भी है, जहाँ कामकाजी लोग इधर से उधर फिर रहे हैं। भीड़ के मारे पैर धरने की जगह नहीं है और मारे कोलाहल के कान नहीं दिया जाता। यह भारतेंदु की काशी है, जहाँ हरिश्चंद्र सिर पर तृण रखे बिकने को घूमते हैं। सौव्या विलाप नाटक का सबसे करुण अंश है। एक बार हरिश्चंद्र भी विचलित होकर आत्महत्या का विचार करते हैं। जब सौव्या व्याकुल होकर नदी में डूबने के लिए दौड़ती है, तब हरिश्चंद्र फिर प्रायश्चित होकर उसे चेतावनी देते हैं, परिधीन सपनेहु सुख नाही। और अंत में जब हरिश्चंद्र दुखी सौव्या से साड़ी के कफन से शमशान कर के रूप में थोड़ा भाग फाड़ने को कहते हैं, तब पाठक का धैर्य चरम सीमा तक पहुंचकर टूट जाता है और उसके बाद हरिश्चंद्र की जय जयकार से ही कथा का अंत हो सकता है। सत्य हरिश्चंद्र का अंतिम अंक हिंदी साहित्य के अन्यतम करुण अंशों में अमर रहेगा। वह भारतीय जनता के धैर्य और उसके हृदय की अथाह करुणा की अपूर्व व्यंजना है। हरिश्चंद्र अंत में यह इच्छा प्रकट करते हैं कि भारत अपना सत्व गाहे, नारी नर सम हो और ग्राम कविता छोड़कर सब लोग सुख कवियों की अमृतवाणी सुने। यह भारत वाक्य सत्य हरिश्चंद्र की मूल प्रेरणा भारतेंदु की देशभक्ति का एक और प्रमाण है। इसके साथ ही हरिश्चंद्र यह भी चाहते हैं कि दुष्टों के कारण सज्जन दुखी न हो। कुल मिलाकर सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु की अनुपम कृति है। जयशंकर प्रसाद भारतेंदु के बाद जयशंकर प्रसाद ने ही हिंदी नाटक को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात कर पाश्चात्य एवं भारतीय नाटक साहित्य का समन्वय किया। यह श्रेय प्रसाद को ही है कि उन्होंने सात्विक मनोरंजन के साथ पहली बार हिंदी नाटक को हास्य व्यंग, गहरी संवेदना, आदर्श मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं ऐतिहासिक चेतना से युक्त किया। प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी, पैड़य, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजत शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, अग्निमित्र। इनमें प्रथम चार नाटक प्राचीन नाटक परंपरा से मुक्त नहीं है। यद्यपि करुणालय में उन्होंने गीति नाट्य शैली का प्रयोग किया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी आदि नाटकों में ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास किया गया। इन नाटकों में उन्होंने इतिहास के बीच से ही प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे हैं। यहाँ प्रसाद की दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी
संयमित रहिए। प्रसाद ने इन नाटकों में ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा वर्तमान जीवन की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का भी चित्रण किया। जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से उन्होंने आधुनिक नारी की संबंध विच्छेद व पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। प्रसाद ने पहली बार पात्रों को उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। उन्होंने पात्रों के अंतर्गत अंतर्मन की सूक्ष्म संवेदनाओं का प्रस्तुत किया है। उनके पात्र अंतर्द्वंद से युक्त है, इसीलिए कहीं कहीं उनका नायकत्व तो खंडित होता भी प्रतीत होता है। परंतु प्रसाद ने पात्रों को यथार्थवादी मानव सुलभ रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। यद्यपि उनके पात्र त्याग व उत्सर्ग में ही संतोष प्राप्त करते हैं, लेकिन यह समय की जरूरत थी। साथ ही पारसी नाटकों की सस्ती मनोरंजनकारी प्रवृत्ति से प्रसाद क्षुब्ध थे, इसीलिए भी नाटकों में वे आदर्शों मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। प्रसाद ने भारतीय व पाश्चात्य नाटक परंपरा का समन्वय कर नई स्थापनाएं भी की। उन्होंने पाश्चात्य दुखांत व भारतीय सुखांत नाटकों के सामंजस्य में प्रसादंत नाटकों की रचना की। उन्होंने नाटकों में शास्त्रीय गीतों की जगह रसपूर्ण व रस स्तरीय गीतों का प्रयोग किया। यद्यपि कहीं कहीं इन गीतों से नाटकों के प्रवाह में व्यवधान प्रतीत होता है, फिर भी काव्यात्व की दृष्टि से ये गीत सुंदर बन पड़े हैं। जहाँ तक प्रसाद की भाषा का प्रश्न है, उनके नाटकों की भाषा संस्कृत निष्ठ है। दार्शनिक संवादों, स्वगत कथनों व गीतों की अधिकता के कारण उनकी दृष्टि भाषा पर दुरूहता के आरोप भी लगे हैं। एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः प्रसाद ने पहले ही यह घोषित कर दिया था कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। फिर भी उनके नाटकों के सफल मंचन होते रहे हैं। आधुनिक तकनीकों ने भी इनके मंचन को संभव बनाया है। समग्रतः प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य में वही स्थान है जो उपन्यास व कहानी परंपरा में प्रेमचंद का है। आधुनिक नाटकों में आज जिस मानवीय द्वंद्व को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी नींव प्रसाद ने ही डाली थी। ऐतिहासिक नाटकों द्वारा समसामयिक समस्याओं के चित्रण की परंपरा मोहन राकेश आदि नाटककारों के में बाद में भी चलती रही। प्रसाद के नाटक इस अर्थ में आज भी प्रासंगिक है कि न केवल उन्होंने नाटकों को नई संवेदना दी, बल्कि एक नया शिल्प भी दिया है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक, यहाँ प्रसाद के कुछ प्रमुख नाटकों की चर्चा की जा रही है। इनमें स्कंदगुप्त शामिल नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र 2 में उस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। यदि प्रसाद के प्रमुख नाटकों पर लिखना हो तो स्कंदगुप्त की भी चर्चा करें। चंद्रगुप्त, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना। जयशंकर प्रसाद उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों के नाटककार हैं। अपने नाटकों में प्रसाद ने इतिहास का सृजनात्मक उपयोग किया है। उनके इतिहास और नाटक के बीच राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रबल अंतर्धारा प्रवाहित होती है। अपने अंतरोन्मुखी नाटकों, विशेषकर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में प्रसाद की अप्रोच आधुनिक है। प्रसाद को जो प्रश्न अपने समय में मथ रहे थे, उनका समाधान उन्होंने इतिहास में जाकर खोजा। चंद्रगुप्त में प्रसाद की चिंता कई स्तरों पर सक्रिय दिखाई देती है। यहाँ प्रसाद भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं और यवन संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करते हैं। समकालीन संदर्भों में यवन संस्कृति सहज ही अंग्रेजी संस्कृति से जुड़ी जाती है और नाटक को व्यापक समकालीन अर्थव्यवस्था प्रदान करती है। यहाँ भारतीय मूल्यों, त्याग, तप, वीरता, मानवता, ब्राह्मणत्व आदि की प्रतिष्ठा जयशंकर प्रसाद का लक्ष्य है। स्पष्ट यहाँ सिर्फ 2 राष्ट्रों की सैनिक टकराहट से अधिक 2 संस्कृतियों की टकराहट है। कॉर्नेलिया कहती है, मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें 2 बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और
चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त तो इसके केवल अस्त्र मात्र है। संस्कृति की इस टकराहट में प्रसाद अंततः भारतीय मूल्यों की विजय दिखलाते हैं और स्वयं यवन द्वारा भारतीय मूल्यों की प्रशंसा द्वारा वे जातीय गौरव को बदलते हैं। करने लिया कहती है, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। प्रसाद के समय के भारत की पूरी स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीयता की भावना की विकास की थी। भारत के प्रभाव का तो सबसे बड़ा कारण ही राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। प्रसाद इस संकट को पहचानते हैं और बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं। चाणक्य कहता है, तुम मानव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मन का आश्वासन है। न मालव और न माधव को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोग, तभी वह तुम्हें मिलेगा। यही कारण है कि चाणक्य का लक्ष्य एक विशाल आर्य साम्राज्य की स्थापना करना है। जब चंद्रगुप्त लिखा जा रहा था तब हिंदू मुस्लिम समस्या, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के दुष्परिणाम सामने आने लगे थे। प्रसाद इस समस्या को बौद्ध और ब्राह्मण के संघर्ष के माध्यम से चित्रित करते हैं। उन्होंने यहाँ यथासंभव सांप्रदायिकतावादी प्रवृत्तियां पर आघात किया है। यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद नहीं रखेंगे, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की स्पष्ट प्रतिध्वनि यहाँ सुनाई देती है। यह सिद्धांत विहीन निशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म के ओट में नचाई जा रही है। यहाँ प्रसाद गहरे अर्थों में समकालीन और प्रासंगिक दोनों एक साथ हो रहे हैं। आज भी राजनीतिक वर्ग किसी तरह धर्म की रोटी खा रहे हैं, उसका स्पष्ट संकेत हम चंद्रगुप्त में मिल जाता है। कार्नेलिया द्वारा गाया जाने वाला गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, राष्ट्र से भावनात्मक तादात्म्यता का प्रमाण है। प्रसाद ने यहाँ परिधनता की मानसिकता को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रसाद सिर्फ परिधीनता के विडंबना तक ही सीमित न रहकर स्वतंत्रता का आह्वान करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबधु शुद्ध भारती, स्वप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। राष्ट्रीय चेतना की इतनी सशक्त और प्रखर अभिव्यक्ति दुर्लभ है। जब तक राष्ट्र की अवधारणा शेष रहेगी तब तक चंद्रगुप्त नाटक की प्रासंगिकता अक्षुण्ण रहेगी। रंगमंचीयता, हिंदी नाट्य समीक्षकों के लिए प्रसाद के नाटकों की अभिनयता का प्रश्न आरंभ से ही विवादास्पद रहा है। विद्वानों का एक वर्ग इनके नाटकों को अभिनय कला की दृष्टि से अक्षम मानते हुए इसकी अभिनयता को अस्वीकृति करता है, तो दूसरा इस वर्ग इसमें कुछ व्यवस्थाओं के साथ इसमें सफल मंचन की संभावनाएं देखता है। इन नाटकों के रंगमंचीय न होने के मूल कारणों में मूलतः सभी विद्वान जिन समस्याओं को उठाते हैं वे है इसके कथानक की जटिलता और वृद्धता, पात्रों की अधिकता, संख्या, भाषा की दुरूहताएं, संवादों का सामाजिक और विस्तृत होना, स्वगत कथन, गीतों की अधिकता और अंकों तथा दृश्यों के विभाजन की त्रुटियां तथा उनके अधिकता आदि। धीरे धीरे रंगकर्मियों, शोधकर्ताओं और आलोचकों ने प्रसाद के नाटकों की शक्ति को पहचानने का प्रयास किया। आलोचकों ने इनके रंगमंचीय संभावनाओं को तलाशा और ऐसी कुछ व्यवस्थाओं की और संकेत किया जो इनके रंगमंचीयता को प्रबल कर सकती थी। इनके अनुसार प्रसाद के नाटकों की भाव भूमि के अनुसार रंगमंच और साज सज्जा की व्यवस्था, रुचि एवं सांस्कृतिक चेतना संपन्न अभिनेताओं का चयन, आधुनिक नाटकीय उपकरणों का प्रयोग आदि इसके अतिरिक्त वे इन नाटकों में आवश्यकतानुरूप नाटक
की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन का भी सुझाव देते हैं। चंद्रगुप्त की मंचीयता को लेकर इसके काव्यमय वातावरण को इसकी एक समस्या माना जाता है और इसके आधार पर इसके अभिनेता को साहस की दृष्टि से देखा जाता है। पर इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र से लेकर मोहन राकेश तक के नाटक अधिकतर इसी प्रवृत्ति के घोतक हैं। यही नहीं, अत्यधिक गीतों की योजना को भी आलोचक आक्षेप के दायरे में लाते हैं। चंद्रगुप्त में कुल मिलाकर 13 गीत हैं। प्रायः ये पात्रों, संदर्भों, घटनाओं के अनुकूल हैं तथा घटनाओं और कथानक को गतिशील प्रदान करते हैं। इनकी गीत योजना को नाटकीयता की वृद्धि से सहायक होने के कारण अभिनय कला की दृष्टि से समीचीन माना जाना चाहिए। इस नाटक में अंकों और दृश्यों का विभाजन क्रम तथा कला योजना को भी इसकी मंचीयता के लिए समस्या के रूप में उभारा गया है। चंद्रगुप्त में 4 अंक और 44 दृश्य हैं। वसुधा प्रसाद के ये कथानक और दृश्य रंग योजना के लिए पर्याप्त श्रम और धन दोनों की आक्षेप रखते हैं, जिसके अभाव को इनकी रंगमंचीयता की विफलता कहना एक तरह से अपनी अक्षमता का उन पर आरोपण है। वैसे भी आवश्यकतानुरूप परिवर्तन इनके मंचन को सफल बना सकते हैं। भाषा की दुरूहता, लंबे संवाद और वे भी सांस्कृतिक निष्ठ इसके मंचन को कठिन बनाते हैं। पर इस संदर्भ में प्रसाद जी की मान्यता है कि सरलता और क्लिष्टता पात्रों के भावों और विचारों के अनुसार भाषा में होगी ही, और पात्रों के भावों विचारों के आधार पर भाषा का प्रयोग नाटकों में होना चाहिए। उनकी मान्यता है कि रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो व्यवहारिक है। इस कथन से स्पष्ट है कि अगर नाटककार की अवधारणाओं के अनुरूप रंगमंच तैयार किए जाए तो प्रसाद के नाटक अच्छी तरह मंचस्थ किए जा सकते हैं और उनसे सामाजिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इसके लिए ये पर्याप्त श्रम, धन, कला, कौशल और एक कुशल निर्देशक की अपेक्षा रखते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि इनके नाटक अपनी कला की दृष्टि से पूर्ण रूपेण सक्षम है। उनके नाटकों की अभिनेता असंदिग्ध है। अगर विवेचित तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनके नाटकों को रंगमंचस्थ किया जाए तो वे पूर्णतः सफल होंगे। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का नाटक होते हुए भी समस्या प्रधान नाटक है। इस नाटक का सर्वप्रमुख वस्तुगत वैशिष्ट्य यह है कि इसकी प्रधान समस्या नारी समस्या है। प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी अस्मिता तथा नारी द्वारा वर्ण की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाया है। इसके अतिरिक्त राज्याधिकार तथा विदेशी आक्रमण की समस्या का अंकन भी प्रसाद ने इस नाटक में किया है। नाटककार ने समस्याओं का अंकन करने के साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है। इस नाटक में समस्याओं का केंद्रीय कारण राम गुप्त है, जो कि एक अयोग्य पति तथा अयोग्य राजा है। प्रसाद ने यह समस्या उठाई है कि यदि स्त्री का विवाह एक अयोग्य पुरुष से हो जाए तो क्या उसे मोक्ष तलाक का अधिकार है। प्रसाद ने माना है कि ऐसी स्थिति में तलाक का अधिकार है। इसी प्रकार दूसरी समस्या के समाधान के रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य परिषद के प्रतिनिधियों को यह अधिकार है कि वह अयोग्य शासक को समाप्त कर योग्य शासक को नियुक्त करे। ध्रुव स्वामी रंगमंचीय दृष्टि से प्रसाद का सबसे सफल नाटक है। नाटक में कुल 3 ही दृश्य हैं, अतः बार बार दृश्य परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं है। नाटक में पर्याप्त रंग संकेत दिए गए हैं। विशेष रूप से प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में दृश्य विधान ऐसा है कि उसे मंच पर प्रस्तुत करने में विशेष कठिनाई न हो। इस नाटक में थोड़े से पात्रों द्वारा खेला जा सकता है और केवल यवनिका तथा 2 पर्दों से काम चल सकता है। मोहन राकेश हिंदी के नव नाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को एक व्यापक सृजनात्मक एवं ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश
को है। सामान्यतः राकेश को प्रसाद की परंपरा का नाटककार कहा जा सकता है, क्योंकि उनके नाटकों में ऐतिहासिक नारी पात्रों की प्रधानता, भावुकता, काव्यात्मकता मौजूद है। फिर भी मोहन राकेश ने इस परंपरा का नए रूप में विकसित किया है एवं प्रसाद की परंपरा से इतर आधुनिक भाव बोध के नाटक लिखे हैं। उन्होंने आधुनिक संवेदनाओं, आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। उनके नाटकों में पात्रों की भीड़ भाड़ नहीं है, साथ ही उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप को आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा पैर तले की जमीन, कुल 4 नाटक लिखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ एकांकी की भी रचना की। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर द्वंद्व है। कालिदास एक ऐसे सृजनशील कलाकार का प्रतीक है जिसकी सृजनशीलता व्यवस्था द्वारा कुचल दी जाती है। लहरों के राजहंस, यह नाटक बुद्ध के भ्रातानंद पर आधारित है। इसमें भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। इसमें सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष की प्रतीक है तो बुद्ध निवृत्त पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का प्रतीकों को बहुलता से एक कहीं कहीं यह नाटक बोझिल प्रतीत होता है, लेकिन चारित्रिक अंतर्द्वंद मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर यह नाटक उल्लेखनीय बन पड़ा है। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक की प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब बनने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटक को आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस से भी 2 दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आम आदमी की बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक इस्तेमाल है। पहले दोनों नाटकों में ऐतिहासिक आवरण में आधुनिक संवेदना को व्यक्त किया गया था। इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान को अतीत के माध्यम से व्यक्त करने का मोह त्याग कर वर्तमान से सीधा साक्षात्कार किया है। आधे अधूरे के दोनों मुख्य पात्र पति महेंद्र नाथ और पत्नी सावित्री अपने अपने स्वभाव से विवश हैं और बहुत सी परिस्थितियों ने भी उनका स्वभाव ऐसा बना दिया है कि दोनों ही एक दूसरे को सह नहीं पाते, बल्कि एक तरह से दोनों परस्पर नफरत करते हैं और एक साथ रहने के लिए विवश हैं। सावित्री अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए अलग अलग आदमियों से टकराती है और सबको अधूरा पाती है, तो अंततः दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही जीने को विवश दिखाई देते हैं। उनके पारस्परिक संबंधों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। कुल मिलाकर यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंधों को खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक कई स्तरों पर संकेत देता है। यह एक साथ पारिवारिक विघटन, मानवीय संबंधों में दरार, दाम्पत्य संबंधों की कटुता, आपसी रिश्वतें को रिक्तता, यौन विकृतियों, द्वंद्व एवं नियति आदि को समेटता चलता है। आधे अधूरे नाटक में उन्होंने एक ही अभिनेता से 5 भूमिकाएं कराने का प्रयोग किया है, लेकिन यह प्रयोग एक नाटकीय युक्ति बनकर ही रह गया है। इसमें उन्होंने प्रस्तावना का भी प्रयोग किया तथा परंपरा को नए संदर्भ में प्रयुक्त किया। यह नाटक पहले के 2 नाटकों से एक अन्य दृष्टि से भी भिन्न है। पहले दोनों नाटकों के पुरुष पात्र नंद एवं कालिदास अंत में चले जाते हैं, जबकि उस समय महेंद्र नाथ पुनः वापस लौट आता है, जो नाटककार की समसामयिक दृष्टि की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इस समय उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन, अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। विविध प्रकार की ध्वनियों, प्रकाश, दृश्य बंद, मंच सज्जा
आदि के भी उन्होंने सफल संकेत दिए हैं। पैरों तले की जमीन, यह एक अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है। इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें नेपथ्य की ध्वनियों के आधार पर रंगमंच को नया अर्थ देने का प्रयोग है। मूल्यांकन, इन चारों नाटकों के अतिरिक्त मोहन राकेश के अंडे के छिलके, शायद धरियां नामक लघु नाटक भी लिखे हैं। इन सभी नाटकों में आधे अधूरे की भाषा सबसे जानदार बन पड़ी है, जो आज के जीवन के तनाव को पकड़ पाती है। यहाँ स्थितियों का चित्रण उतना नहीं है जितना पात्रों की मन स्थितियों का है। मोहन राकेश अपने सभी नाटकों में भाव व स्थिति की गहराई में जाने का प्रयत्न अधिक किया है। शिल्प की बनावट का उतना नहीं, फिर भी उनकी कोशिश रही है कि शब्दों के संयोजन से ही दृश्यत्व पैदा हो, न कि अन्य उपकरणों से। यही उनके अतिरिक्त शिल्प की खोज है। उनके नाटकों में रंगमंच नाटक की बनावट में ही है, कहीं से आरोपित नहीं। मोहन राकेश के नाटकों में कथा की उतनी चिंता नहीं की गई है जितनी संवेदना को सही रूप में व्यक्त करने की। उन्होंने हिंदी नाटक के प्रसादीय एवं कृत्रिम भाषा से मुक्त कर युगनी विसंगतियों को मूर्त करने के लिए समर्थ भाषा प्रदान की। मोहन राकेश के नाटक रंगमंचीय दृष्टि से अत्यंत सफल एवं प्रयोगशील हैं।